कैसे देखते हो, एक किसान आंदोलन पहले चल रहा था 2020 में और एक अब चल रहा है। अब जो चल रहा है उसकी दिक्कत ये है कि उसमें एकता नहीं है। वो अगर इकट्ठा होकर दबाव डालेंगे तो कामयाब हो जाएगा। बीजेपी लगातार जीत रही है। आप बोल रहे थे कि पार्लियामेंट इलेक्शन वो नहीं जीतेंगे, वो पार्लियामेंट इलेक्शन भी जीत जाते हैं, हरियाणा भी जीत जाते हैं। देखिए उसमें बहुत पेंच है। दिल्ली में उन्होंने बहुत जाली वोटें बनवाई। एक एक सर्वेंट क्वार्टर में 20-20 वोट, जिसमें 2 आदमी रह सकते हैं। तो वो बड़ा डिवीजन है उनका। 420 जो है वो उनकी ताकत है। बाघा बॉर्डर ये खुलना चाहिए। आपको क्यों लगता है कि बाघा बॉर्डर खुलना चाहिए? वो बाघा इज ए नेचुरल बॉर्डर, उससे खुशहाली आती है यूपी में, हरियाणा में, पंजाब में, तो वो खोलना चाहिए। सर सेंटर की तरफ से आ रहा है कि पंजाब कोऑपरेट नहीं कर रहा है, किसान कोऑपरेट नहीं कर रहे, ज़मीन नहीं दे रहे सड़कें बनाने के लिए। ये सीधे हाईवेज बना रहे हैं भाई। जो एग्जिस्टिंग हाईवेज है उनमें जोड़ो ताकि तरक्की। इसमें किसानों की और ज़मीन ले लेंगे, वो क्यों कर रहे हो आप? ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਆਨੰਦਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਜੀ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। सो पंजाब ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ? सब तो पहले उनका स्वागत सर, पंजाब में आने के बहुत बहुत स्वागत सर आपका। जी जी। क्या हाल चाल है आपका सर? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। पंजाब आके कैसा? बहुत अच्छा लग रहा है पंजाब आके। मुझे बहुत चीज़ें जानने का मौका मिला जो मैं नहीं जानता था पहले। जो पिछली बार आपसे इंटरव्यू की थी तो आपने बोला था कि मेरे पास तो कोई अपना घर नहीं है। उस समय बहुत सारे लोगों ने कहा, पंजाब वालों ने, कि आप पंजाब में आ जाइए, ये सारा घर ही आपका, पंजाब ही आपका। तो है ही है, कोई दिक्कत नहीं। कब आए थे आप लास्ट बार पंजाब? मैं पंजाब आया हूँ करीब 10 साल पहले। 10 साल से ज़्यादा हो गया। सो किसान आंदोलन के दौरान आपने पंजाब की वकालत की है, पंजाब के किसानों के हक में बोले, तो बहुत सारे लोग आपको बुलाना चाहते थे पंजाब, लगातार कोशिश हो रही थी। बुलाएंगे, मैं जाऊंगा। अभी मेरे पैर की दिक्कत थी यहाँ, तो मैं उसके बावजूद व्हील चेयर पे आया हूँ। मैं ठीक हो जाऊंगा, सब जगह जाऊंगा। कैसे देखते हो, एक किसान आंदोलन पहले चल रहा था 2020 में और एक अब चल रहा है। अब जो चल रहा है उसकी दिक्कत ये है कि उसमें एकता नहीं है। वो अगर इकट्ठा होकर दबाव डालेंगे तो कामयाब हो जाएगा। पहले में एकता थी, इसलिए कामयाब हो गया था। पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बीजेपी लगातार जीत रही है। आप बोल रहे थे कि पार्लियामेंट इलेक्शन वो नहीं जीतेंगे, वो पार्लियामेंट इलेक्शन भी जीत जाते हैं, हरियाणा भी जीत जाते हैं। देखिए उसमें बहुत पेंच है। अभी राहुल गांधी ने जो बोला, महाराष्ट्र में और दिल्ली में उन्होंने बहुत जाली वोटें बनवाई। एक एक सर्वेंट क्वार्टर में 20-20 वोट, जिसमें 2 आदमी रह सकते हैं। तो वो बड़ा डिवीजन है उनका। 420 जो है वो उनकी ताकत है। तो ऐसे तो वो हर स्टेट जीत नहीं। अब अलर्ट हो गए हैं लोग, ध्यान रख रहे हैं, सब वोटें देख रहे हैं कहाँ क्या है। और आज आपने एक बात की है कि बाघा बॉर्डर ये खुलना चाहिए। आपको क्यों लगता है कि बाघा बॉर्डर खुलना चाहिए? पर एक तरफ तो नैरेटिव ये है कि अगर बाघा बॉर्डर से व्यापार शुरू होता है तो पाकिस्तान से जो हम देख रहे हैं कि वो टेररिज्म आ रहा है, नशा आ रहा है, तो ये जो ये नैरेटिव है और आप उस नैरेटिव के उल्टे बात कर रहे हो। मैं बता रहा हूँ कि कुछ नहीं आता अगर आप ठीक हैं। अगर अपने लोग ठीक होंगे तो नशा आएगा ना, टेररिज्म आएगा। और वो तो जितनी इलीगल ड्रग्स कांडला में पकड़ी है उसकी 1/4 भी नहीं बाघा में पकड़ी गई। कांडला इज मोर डेंजरस। वो बाघा इज ए नेचुरल बॉर्डर, उससे खुशहाली आती है यूपी में, हरियाणा में, पंजाब में, तो वो खोलना चाहिए। जो सिल्क रूट था ये, और जो अभी भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत जो यहाँ सड़कें बन रही है, तो क्या लग रहा है आपको, क्या आने वाले समय में ये बाघा बॉर्डर खुलेगा? हाँ बिल्कुल खुलेगा। और इसमें एक चीज़ की और मैं डिमांड कर रहा हूँ, ये सीधे हाईवेज बना रहे हैं भाई। जो एग्जिस्टिंग हाईवेज है उनमें जोड़ो ताकि तरक्की। इसमें किसानों की और ज़मीन ले लेंगे, वो क्यों कर रहे हो आप? जो एग्जिस्टिंग हाईवे, शेरशाह सूरी के ज़माने का हाईवे है कलकत्ता से लाहौर, उसमें जोड़ो, तो उस पॉलिसी पे भी पुनर्विचार होना चाहिए। सर सेंटर की तरफ से आ रहा है कि पंजाब कोऑपरेट नहीं कर रहा है, किसान कोऑपरेट नहीं कर रहे, ज़मीन नहीं दे रहे सड़कें बनाने के लिए, इसको आप कैसे देखें? बकवास करते हैं भाई। तुम ठीक दाम दोगे, किसान तो भाग के ज़मीन देगा। तुम अगर मुफ्त में लोगे तो क्यों देगा? और एक सर आपने बात बताई कि आप जब जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे तब आपके पास एक मसला आया, एक मुद्दा आया कि रावी का जो पानी है वो क्या था? वो ये था कि रावी के पानी का कोई बंटवारा नहीं था बिटवीन पंजाब एंड जम्मू कश्मीर। तो सारा पानी कश्मीर को उसको चला जाता था, पाकिस्तान को।
और कश्मीर में जो भी सरकार होती थी, चाहे वो फारूक की हो, चाहे वो महबूबा की हो, वो सारी प्रो पाकिस्तान होती थी, वो समझौता नहीं करते थे। तो इस पे मुझे गडकरी ने कहा कि भाई इनका समझौता करा दो, तो ये पानी पंजाब को मिल जाएगा, कुछ कश्मीर को मिल जाएगा। तो वो शाहपुर एग्रीमेंट के नाम से, शाहपुर कंडी, कंडी माने सूखा इलाका है जो जम्मू का, उसके लिए तो 28,000 हेक्टेयर तो उनकी जमीन सिंचित हुई और बचा हुआ पंजाब को मिला। अब पंजाब लेता है कि नहीं मेरी जानकारी नहीं, आप पता करिएगा कि शाहपुर कंडी एग्रीमेंट का पानी पंजाब ले रहा है कि नहीं। ले सकता है, चूंकि पंजाब पे तो नहरें हैं, तो वो है वो। अच्छा, एक सर आपने अभी बात की कि एक गुरुद्वारा आपके गांव में बन रहा है, वो क्या बात थी? क्यों नहीं आपके गांव वालों ने गुरुद्वारा बनने को इजाज़त दी? इजाज़त नहीं, ज़मीनें कम है, आबादी की भी बहुत कम है, तो जितनी ज़मीन चाहिए थी उतनी नहीं मिल रही थी। तो मैंने अपने परिवार वालों को कहा भाई तुम इकट्ठा होकर दे दो इनको, तो वो हो जाएगा। मैंने समझाया सालों खाना घर में लड़ाई हो जाए तो गुरुद्वारे में जाके खा लेना, इतना तो फायदा हो गई, जो उनकी समझ में आ गया। अच्छा, सिक्खी के साथ आपका रिलेशन कब जुड़ा? कब आप सिखिज़्म के जो फलसफे हैं या सिद्धांत हैं उनकी तरफ वो तो मैं पढ़ के आया, मैंने सारी किताबें पढ़ी, गोपाल सिंह, खुशवंत सिंह साहब जी, आपके ये लतीफ़ की एक हिस्ट्री ऑफ पंजाब है वो पढ़ी जी। फिर मेरे मामा की 2 लड़कियां सिखों में ब्याही हैं जी, चरखी दादरी के लोग हैं वो। मेरे मामा की 2 लड़कियां ब्याही हैं और कौन है, हमारे परिवार में सिखों में शादियां हैं। उससे एकता है ही है, कोई एक से ही काम है सब, और बस सिर्फ दाढ़ी और पगड़ी का फ़र्क है, बाकी तो सारी चीज़ें एक जैसी हैं। नहीं, आप कौन सी फिलोसफी है जो आपको सिख धर्म के नज़दीक लेके जाती है? जो असली फिलॉसफी है वो है इकट्ठा रहना, परोपकार करना, भूखों को खाना देना, गरीब की मदद करना। हर क्राइसिस में आपने देखा होगा सिख संगत मदद के लिए निकलती है, चाहे वो कर्मा हो या कुछ हो, जो औरों में नहीं है। एक सर और ये देख रहे हैं हम कि जो गैर कानूनी ढंग से यहाँ से इलीगल माइग्रेशन हो रही है, तो अभी वहाँ से अमेरिका से बाहर जहाज़ भी आ रहे हैं वापस यहाँ, तो उसको लेके एक नैरेटिव सिरजा जा रहा है कि पंजाब के लोग जो इलीगल तरीके से बाहर जाते हैं, तो गैर कानूनी प्रवासी पूरे देश के लोग जाते हैं, अकेले पंजाब के नहीं जाते, नंबर 1। लेकिन पंजाब पे इकोनॉमिक प्रेशर ज़्यादा है, खेती का ठीक दाम नहीं मिल रहा है, तो खेती की आमदनी कम हो गई है, आबादी ज़्यादा बढ़ गई है, खेती थोड़ी थोड़ी रह गई है। तो इसका कोई रास्ता हमें निकालना पड़ेगा ताकि हमारे बच्चे बाहर धक्के ना खाएं, यहीं रहें। जी, अभी दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए, उसको आप कैसे देख रहे हो? दिल्ली और महाराष्ट्र के चुनाव दोनों रिग्ड हैं। दोनों में चुनाव से पहले एक सर्वेंट क्वार्टर में 20-20 वोट बढ़ाई गई, जो नामुमकिन है, कहाँ से आ गए वो। तो उसके कारण ये नतीजे हुए, वरना ये नतीजे नहीं होते। हरियाणा में हार रहे थे ये लोग, इन्होंने तिकड़म करके जीते हैं। तो क्या तिकड़म की? यही जो मैं बता रहा हूँ, जहाँ इनका वोट नहीं था वहाँ वोट बढ़ाया, फिर दिल्ली बाहर से ले जाके वो वोट डलवाए। 2027 में पंजाब में भी इलेक्शन है, उससे पहले बंगाल में भी आएगी, बिहार में भी आएगी। तो वो ममता तो अलर्ट है इसमें, लेकिन पंजाब के नेताओं को मैं कहना चाहता हूँ आप भी सब अपने आस पड़ोस में ध्यान रखिए कि कोई जाली वोट तो नहीं बनवाई जा रही। केजरीवाल का भविष्य कैसे देख रहे हो? केजरीवाल का भविष्य उसके कामों से तय होगा, जैसा बिहार करेगा वैसे ही हो जाएगा। पंजाब को क्या कहना चाहोगे आप, खासकर आप किसान जत्थेबंदी को तो कह रहे हो, पंजाब के लोगों पंजाब के लोगों को मैं कहना चाहूँगा आपका बहुत शानदार सूबा है, आपके यहाँ हर चीज़ अच्छी है, अपने बच्चों को पढ़ाओ, बढ़िया से बढ़िया तालीम दो, जो अवगुण हैं उनको ख़त्म करो, दहेज ख़त्म करो, शराबबंदी करो, दवाइयों को रोको, ड्रग्स का असर कम करो, और पंजाब तो कहीं भी कितनी ऊंचाई तक जा सकता है। आपने बोला कि दरबार साहब जाओगे, आप अपने गांव वालों को लेके आओगे, वो कब जा रहे हो, कब का प्लान है आपका? मेरा ख्याल है अभी तो था मार्च का, लेकिन विद इन a year you will see that I'll bring lot of farmers from western UP to दरबार साहब। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर, नमस्कार। ਸੋ ਗਵਰਨਰ ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੀਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ।